हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 13वां अध्याय करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, इस अध्याय में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है जिसका नाम है ग्रामश्री। हमने इस कविता के भाव को समझ लिया, भावार्थ को लिखना सीख लिया और आज के इस वीडियो में हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि गांव जो है वह हरता जनमन की तरह है, यानी गांव की सुंदरता इस तरह की है कि लोग उसे जब देखते हैं तो उनका मन प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर। अब इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि हरे भरे गांव की शोभा अनुपम होती है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस प्रसन्न है। गांव का ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। जन मतलब होता है बच्चों जनमानस, लोग। यहाँ जन से लोगों को संबोधित किया गया है और मन जो हमारा मन है उसको संबोधित किया गया है। तो गांव की सुंदरता जन को क्या करती है? प्रसन्नचित रखती है और मन को भाती है। तो इस प्रकार से हो गया आपके प्रश्न संख्या पहले का उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो बच्चों, यहाँ कवि किस मौसम की सुंदरता का वर्णन करते हैं? तो देखिए, इस कविता में जो हमारे कवि हैं वह वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि ये ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसमें वातावरण जो है वह सुगंधित फूलों और फलों से सज जाते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इस ऋतु से पूर्व पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उन पर नई नई कोपलें, पत्तियां, फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। फसलों तथा सब्जियों के फलने फूलने का यही समय होता है। खेतों में सरसों लहलहाने लगती है, चारों ओर मनोरम वातावरण होती है। तो हम सभी देखते हैं कि वसंत ऋतु में जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, वह सभी फल और फूलों से सुसज्जित होते हैं। तो इसीलिए वसंत ऋतु बहुत ही मनोरम ऋतु है, बहुत ही मनभावन ऋतु है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति दुल्हन की तरह सजी हुई दिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो बच्चों, यहाँ गांव को क्या कहा गया है? मरकत डिब्बे सा खुला। तो यहाँ जो ये शब्द है मरकत, इसका क्या अर्थ है? बच्चों, मरकत शब्द का अर्थ होता है पन्ना। क्या होता है? पन्ना। ये पेज का पन्ना नहीं है, यह एक रत्न है। क्या है बच्चों? रत्न है जो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि गांव जो है वह मरकत डिब्बे सा खुला है, उस हरे पन्ने सा दिखता है, चमकीला, सुंदर, सुसज्जित। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। खेतों में हरियाली छाई हुई है, विविध प्रकार की फसलें लहलहा रही हैं, कहीं फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं, चारों ओर फल फूलों की सुगंध बिखरी पड़ी है। सूरज की स्वर्णिम धूप से निखरता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है, यानी उस सुंदर चमकीले
पन्ने से तुलना की गई है किसकी? गांव की। और कहा जा रहा है कि गांव जो है वह इस पन्ने की तरह ही खूबसूरत है। जब हम इस हरे पन्ने पर प्रकाश डालेंगे तो यह बहुत ही चमकीला हो जाता है। उसी प्रकार जब सूरज की किरणें इस सुसज्जित पृथ्वी पर पड़ती है तो उसका सौंदर्य भी क्या हो जाता है? निखर जाता है, चार चांद लग जाता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आप समझ गए होंगे मरकट डिब्बे सा खुला, कवि ने क्यों कहा है गांव को। चौथा प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो बच्चों, कवि क्या कहते हैं कि अरहर और सनई की जो फलियां होती हैं वह ऐसा प्रतीत हो रही हैं जैसे पृथ्वी की करघनी हो। करघनी यानी आभूषण, जिसे महिलाएं अपने कमर में बांधती हैं और उससे मधुर मधुर ध्वनि भी सुनाई देती है। तो यहाँ पर यही कहा है हमारे कवि ने कि अरहर और सनई की खेतों की जब फलियां पक जाती हैं और हवाएं चलती हैं तो उनके जो स्वर होते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है वो बहुत ही मधुर लगती है और उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी पृथ्वी ने अपने कमर में क्या बांध रखी हो? करघनी बांध रखी हो। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों। अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसुधा ने फलियों के रूप में अपनी कमर पर सुनहरी रंग की करघनी बांध रखी हो, जो हवा में हिलकर मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जो है वो भाव स्पष्ट करना है बच्चों। पहली पंक्ति दी हुई है, बालू के शापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब यहाँ जो कवि हैं वह क्या कह रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित। जब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि नदी के किनारे बहुत सारे रेत आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कवि गंगा नदी का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं गंगा नदी के किनारे जो बालू हैं वह सतरंगी दिखते हैं। सतरंगी यानी कि इंद्रधनुषी रंग के दिखते हैं और जब हवाएं चलती हैं या लहरें आती हैं तो वह कुछ इस प्रकार से बन जाती हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई सांप हो। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के किनारे फैली रेत को सतरंगी कहा गया है। पानी की लहरों और हवा के कारण इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं और सांपों के चलने के कारण बने निशान सी दिखाई देती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में भाव स्पष्ट करना है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए सोए। हिम आतप, हिम मतलब होता है ठंड और आतप मतलब होता है सूर्य की गर्मी। तो यहाँ पे सर्द ऋतु का वर्णन जो है वह कर रहे हैं हमारे कवि। कहते हैं, ओस से युक्त हरियाली सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली होती है, ऐसे में लगता है जैसे सभी आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। तो ये हो गया आपके 5वें प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बच्चों, आपको अलंकार बताना है। आपने अलंकार पढ़ा है ना? यदि अलंकार नहीं पढ़ा है तो मैंने अलंकार पे वीडियो बनाया है, उसे आप अवश्य देखें। तो यहाँ जो है वह पंक्ति दी गई है, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो बताइए बच्चों, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब पंक्तियों को समझिए। यहाँ कुछ शब्द जो हैं वह बार बार प्रयुक्त हुए हैं, जैसे हरे हरे, और कुछ वर्ण भी बार बार प्रयुक्त हुए हैं, जैसे हिल हरित। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पहला अलंकार होगा इसमें पुनरुक्ति अलंकार, यानी यहाँ पर एक ही शब्द को बार बार प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होगा। और दूसरा हिल हरित को देखिए, तो हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण का प्रयोग कई बार किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर एक वर्ण का प्रयोग कई बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें चमक रही यमुना जल थल पर, तो यहाँ पर चौवर्ण की आवृत्ति कई बार है,
तो उसी प्रकार यहाँ पर हिल और हरित में ह वर्ण की आवृत्ति कई बार है, तो यह अलंकार कौन सा कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। साथ ही बच्चों यहाँ देखिए एक शब्द और है तिनकों। कौन सा शब्द है? तिनकों। तो यहाँ तिनकों के हरे हरे तन पर, अब तिनका क्या है? तिनका जो घास फूस होता है, यहाँ कवि उसको मानव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसके हरे हरे तन पर, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार। तो तिनकों के तन पर, यह कौन सा अलंकार है? मानवीय अलंकार। यहाँ पर उसे मानव के रूप में कवि ने दर्शाया है। तो ये हो गया छठे प्रश्न का उत्तर। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत की किस भूभाग पर स्थित है? तब उस गांव के बारे में यहाँ कवि पूछना चाहते हैं कि वह गांव कौन सा है। तो बच्चों यहाँ कवि उस गांव के बारे में पूछ रहे हैं जिसका वर्णन कवि ने अपनी कविता में की है। तो देखिए कवि ने अपनी कविता में उत्तरी भारत के गंगा तट पर बसे किसी गांव का चित्रण किया है। यहाँ उन्होंने किसी विशेष गांव का नाम तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पर जो गांव है वह गंगा तट के किनारे बसा हुआ गांव है, क्योंकि कविता में गंगा जो नदी है उसका भी प्रयोग किया गया है, उसके बारे में भी बताया गया है, उसकी सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। तो इसीलिए कवि जो है वह गंगा तट पर बसे हुए किसी भी गांव का इस प्रकार से सुंदर चित्रण अपनी कविता में करते हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों वो रचना और अभिव्यक्ति से है। प्रश्न है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों इसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है, बताना है कि जब आपने ग्रामश्री कविता को पढ़ा तो आपने कैसा महसूस किया, आपको कैसा लगा। तो बच्चों जब मैंने इस कविता को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसी गांव के मनोरम जगह पर उसकी सुंदरता को निहार रही हूँ। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप कि प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल है, मधुर और प्रवाहमान। अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के सौंदर्य में 4 चांद लग गए हैं। ये प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।